हेलो फ्रेंड्स, तो हमने पहले डिस्कस किया था लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और सल्फेट के बारे में। अब आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के बारे में। तो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके पास में जो रॉ मटेरियल आता है उसमें फेरस या आयरन की जो इम्प्योरिटी है वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। तो यहाँ पर हमें पता है Fe3+ और Fe2+ यानी फेरिक और फेरस की फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकती है। यहाँ पर किसकी रिएक्शन किसके साथ में कराई जाती है, तो ध्यान रखना जो हमारे पास में इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म है फेरिक या फेरस की, उसकी रिएक्शन होती है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में। यह हमें मेन ध्यान रखना है थायोग्लाइकोलिक एसिड, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत सी बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है आगे भी बहुत सारे एग्जाम के अंदर। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड का यहाँ पर यूज़ करना है। रिएक्शन के अंदर हमें किन किन चीज़ों को ऐड करना है, वो है आपके सिट्रिक एसिड को और अमोनिया को यहाँ पर यूज़ करना है। बनेगा क्या आपके कंपाउंड फेरस थायोग्लाइकोलेट। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि जो इम्प्योरिटी अगर आपके पास में पहले फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो ध्यान रखना है आपको पहले उसको फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, यानी पहले फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में ही आगे की रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो आयरन का थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में रिएक्शन होगी, इसके अंदर सिट्रिक एसिड और अमोनिया का यहाँ पर यूज़ करना है। कंपाउंड मिलेगा आपको फाइनली फेरस थायोग्लाइकोलेट। सिट्रिक एसिड का यूज़ क्या है यहाँ पर, प्रेसिपिटेशन को रोकना, ये भी हमें ध्यान रखना है। और अमोनिया का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रीज़न है सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाने का काम ये यहाँ पे करेगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का ppm 20 ppm यहाँ पर यूज़ करेंगे हम आयरन सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ हमें जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना है कि फेरिक फॉर्म फेरस में कन्वर्ट होती है। दूसरी चीज़ थायोग्लाइकोलिक एसिड का यहाँ पर यूज़ करना है। तीसरी चीज़ सिट्रिक एसिड और अमोनिया का जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है उनका काम क्या है, सिट्रिक एसिड का प्रेसिपिटेशन को रोकना है और अमोनिया का सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाने का काम है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जाते हैं हम, लिमिट टेस्ट फॉर लेड। लिमिट टेस्ट फॉर लेड के अंदर हमें ध्यान रखना है कि लेड की जो रिएक्शन है, यानी आपका जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है जिसके अंदर लेड प्रेजेंट हो सकता है या ना हो, ऐसी कंडीशंस है। तो स्टैंडर्ड के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं लेड तो उसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, सोडियम सल्फाइड के साथ में यहाँ पे रिएक्शन होगी। सोडियम सल्फाइड के साथ में जो रिएक्शन होगी इसके अंदर आपके बनेगा लेड सल्फाइड, जो ब्राउन कलर का होगा। अगर आपके लेड की क्वांटिटी कम है, बहुत कम क्वांटिटी में अगर आपके रॉ मटेरियल के अंदर प्रेजेंट है जो कि टेस्ट को पास करेगा, तो कलर आएगा आपके ब्राउन कलर। लेकिन अगर लेड की क्वांटिटी रॉ मटेरियल के अंदर बहुत ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे कलर जो होगा वो चेंज होकर के ब्राउन से ब्लैक कलर हो जाएगा, यानी बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर आएगा। तो जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि लेड की क्वांटिटी रॉ मटेरियल के अंदर ज़्यादा है। और जब स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करेंगे तो हमें वैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो चुका है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे कैल्शियम एंड अमोनिया, यानी पोटेशियम साइनाइड और अमोनिया का यहाँ पे हम एडिशन करते हैं। काम क्या है इसके अंदर एडिशन का, टू प्रिवेंट ब्लैक कलर फॉर्मेशन ड्यू टू कॉपर एंड आयरन। तो हमें ये चीज़ यहाँ पर मेन ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि लेड तो डायरेक्टली सोडियम सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करेगा। तो लेड अगर प्रेजेंट है कम क्वांटिटी में तो वो सोडियम सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करेगा और ब्राउन कलर देगा। लेकिन अगर लेड के अलावा उस रॉ मटेरियल के अंदर कॉपर की, आयरन की, इनकी भी इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट है तो ये भी पर्टिकुलर सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन कर जाएंगे। और जहां आपको कम क्वांटिटी लेड की होने की वजह से ब्राउन कलर आना चाहिए था, वो ब्राउन कलर ना आकर के और यहाँ पर आपके कलर आएगा डार्क ब्लैक कलर, जो कि किसकी वजह से आया है, कॉपर और आयरन की भी इम्प्योरिटी उसके अंदर प्रेजेंट होने की वजह से। तो आपके सोडियम सल्फाइड के साथ में सिर्फ और सिर्फ लेड रिएक्शन करें, बाकी आपके कॉपर और आयरन ये दोनों चीज़ें आपके रिएक्शन ना करें। इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं पोटेशियम साइनाइड का और अमोनिया का। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आईपी और यूएसपी दोनों ही प्रोसीजर में हम नेचुरल सिलेंडर का यूज़ नहीं करते हैं इन लिमिट टेस्ट फॉर लेड के अंदर। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डबल एक्सट्रैक्शन मेथड विद सेपरेटिंग फनल का आईपी और यूएसपी के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर हमें नेशनल सिलेंडर का यूज़ करना है। लेकिन अगर हम इंडियन फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर हम इसे
प्रोसीड कराते हैं लिमिट टेस्ट फॉर लेड का, तो वहाँ पर हमें नेचुरल सिलेंडर का यूज़ नहीं करते हुए डबल एक्सट्रैक्शन मेथड विद सेपरेटिंग फनल का यूज़ करना है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हमें ये ध्यान रखना है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लेड की रिएक्शन किसके साथ में होती है, तो ध्यान रखना है डाइथायाजोन के साथ में रिएक्शन होती है एल्कलाइन मीडियम में, और जो फाइनली प्रोडक्ट आता है वो किस कलर का होता है, वो होता है वायलेट कलर का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कलर, तो कलर के बारे में ध्यान रखना है हमें, वायलेट कलर के बारे में पूछा जाता है। डाइथायाजोन का दूसरा नाम पूछा जाता है, डाइथायाजोन का कंप्लीट नेम है डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से हो गए, जैसे कम क्वांटिटी की वजह से अगर लेड प्रेजेंट है तो ब्राउन कलर आएगा, ज़्यादा प्रेजेंट है तो ब्लैक कलर आएगा। किस वजह से ज़्यादा हो सकता है, या तो लेड की क्वांटिटी ज़्यादा हो इस वजह से ब्लैक आ सकता है, या लेड के अलावा कॉपर और आयरन की इम्प्योरिटी भी उसके अंदर प्रेजेंट हो उसकी वजह से भी ब्लैक कलर यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है। इनको रोकने के लिए, कॉपर और आयरन के रिएक्शन को रोकने के लिए पोटेशियम साइनाइड का यूज़ किया जाता है। उसके लिए अमोनिया जो है वो तो आपको ध्यान रखना ही है कि यहाँ पर एल्कलाइन सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, यानी सॉल्यूशन जो है आपको उसको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हमें अमोनिया का यूज़ करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है बीपी के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हमें नेचुरल सिलेंडर का यूज़ करना है, बट व्हेन वी यूज़ आईपी एंड यूएसपी मेथड देन वी विल नॉट परफॉर्म लिमिट टेस्ट फॉर लेड इन नेचुरल सिलेंडर, वी यूज़ डबल एक्सट्रैक्शन मेथड विद सेपरेटिंग फनल। तो यहाँ पर हम आईपी यूएसपी में डाइथायाजोन का, एल्कलाइन मीडियम में जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो वायलेट कलर का होगा, और डाइथायाजोन का जो नाम होगा वो हमें ध्यान रखना है, डाइथायाजोन का जो नाम है वो है आपका डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। ये आपके एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत सी बार पूछा जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में 4 मेथड हैं। हैवी मेटल्स में आपके लेड हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है, टिन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है और मैग्नीज यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं वो भी हो सकते हैं, उनके लिए हम ये लिमिट टेस्ट करते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स के लिए 4 मेथड है जो हमें शॉर्ट में ध्यान रखना है, मेथड ए, बी, सी एंड डी। यहाँ पर इन चारों मेथड्स में से ज़्यादातर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेथड डी से पूछा जाता है, और यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी जाती है कि रिएजेंट कौन सा यूज़ किया जाता है और पर्टिकुलर कौन सा बफर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये भी बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार मेथड डी देख लेते हैं। मेथड डी में जो हमें ध्यान रखना है, एक तो पूछा जाता है कि आपके पर्टिकुलर कौन सा बफर यहाँ पर आपको यूज़ करना है वो, और दूसरा कौन सा रिएजेंट। तो बफर है आपका एस्टेट बफर दैट इज़ हैव pH 3.5, और यहाँ पे जो हमें रिएजेंट यूज़ करना है वो है आपका थायासिटामाइड रिएजेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कुछ पर्टिकुलर ए, बी, सी सिर्फ आपको जनरली पढ़ना है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे भी नहीं। हमें सिर्फ मेथड डी का ध्यान रखना है जिसके अंदर से 2 क्वेश्चन हैं। एक एसिटेट बफर का यूज़ किया जाता है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में, और दूसरा जो रिएजेंट है वो है आपका थायासिटामाइड। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं मेथड ए, बी एंड सी के बारे में। बात करते हैं मेथड ए के बारे में। मेथड ए के अंदर अगर हम देखें तो मेथड ए फॉर कलरलेस कंपाउंड, यानी ऐसे हैवी मेटल्स जो कलरलेस हैं उनके लिए मेथड ए को प्रोसीड कराया जाता है मेथड ए से। मेथड बी से ऐसे कंपाउंड जो कि कलर्ड हैं, लेकिन कलर्ड कंपाउंड को मेथड बी से तो प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन पहले उन्हें कलरलेस कंपाउंड्स में हम कन्वर्ट करेंगे, और कलरलेस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है जिससे हमें गुजरना पड़ेगा, जैसे HCl, H2SO4 और पर्टिकुलर नाइट्रिक एसिड, इनके साथ में रिएक्शन करके कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद में फिर हम मेथड बी का यूज़ करेंगे। तो उस कंपाउंड के साथ में हम रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में, H2S के साथ में यहाँ पे आपके रिएक्शन होगी जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा मेथड सी में किसके साथ में रिएक्शन होती है, सोडियम सल्फाइड के साथ में। ये आपको ध्यान रखना है कि मेथड सी के अंदर सोडियम सल्फाइड का यूज़ होगा और मेथड बी के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ होगा। बस कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये आपका हैवी मेटल्स भी आपका फिनिश हो चुका है। तो हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया है लिमिट टेस्ट फॉर लेड के बारे में, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स के बारे में और लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के, और आपको अगर वीडियो पसंद है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को मेडिसाइंस फार्मा एकेडमी को। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर विद हैवी मेटल्स के बाद में जो आएगा वो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज़ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू।